Hello guys and welcome to our channel Computer Learn. Finally, after a long time we are back with this very important video series that is Python programming language. In today's video we are going to learn a lot of things about Python programming language. So with this video basically we are beginning a new series that is all about Python programming and computer science. In this video, we are going to focus upon these 3 points, that is introduction of Python, fundamental elements and some other basic important rules and elements of Python programming language. Now, a very important tip for all my students and friends, those who are watching this video just now. Well, it is the part 1 of this video, which means that some of the concepts will be covered in this video and some remaining concepts will be covered in the upcoming videos. So there's a suggestion from my side, those who have not subscribed this channel yet, please go and subscribe it just now. अभी तक का मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें एंड आगे आप लोग हमारे इस छोटे से लर्निंग एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बन सकें एंड हम सब लोग मिल के इस पाइथन प्रोग्रामिंग को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो चलिए देखते हैं आखिरकार पाइथन हम लोगों की कैसी लैंग्वेज है, कहाँ से आई, किसने बनाई और क्या इसके बारे में सारी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूँगा पाइथन के बारे में भाई, तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। मतलब ये जो है ये यूज़र रीडेबल फॉर्म में होती है, यहाँ पे इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर्स दोनों का यूज़ होता है जस्ट लाइक जावा। एंड ये इंटरैक्टिव लैंग्वेज है, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है एंड साथ ही साथ ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे कोड्स लिख सकते हैं, कुछ ऐसे 1 लाइनर 2 लाइनर कोड्स भी होंगे हमारे पास जो इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि ये पूरा का पूरा आपका एक प्रोग्राम या एक बड़े से बड़े लॉजिकल टास्क को भी इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, बट इनकी जो कोड्स रहते हैं वो बहुत शॉर्ट रहते हैं। पाइथन इज डिज़ाइन टू बी हाईली रीडेबल। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही ईजी होती है यूजर्स के लिए समझना एंड ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टू रीड होती है। इसमें सारे के सारे पंचुएटर्स जो होते हैं या जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, हमारे जितनी भी लैंग्वेज का फॉर्मेट है वो सब का सब बिल्कुल इंग्लिश जैसा है यहाँ पे। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र रीडेबल या यूज़र फ्रेंडली बन जाती है। अगर मैं पाइथन के सिंटैक्स की बात करूँगा यार, तो पाइथन का सिंटैक्स ना बहुत छोटा होता है। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में अगर आप पाइथन के कोड्स को देखेंगे या प्रोग्राम्स को देखेंगे, तो सबसे छोटे कोड्स की अगर मैं बात करूँ यार, तो सबसे छोटे कोड्स होते हैं पाइथन के। सो इफ यू टॉक अबाउट दीज पाइथन प्रोग्राम्स, they have this modularity that their codes are very small. You can just simply write a few lines and those few lines can perform a lot of tasks for you, a lot of things for you. Not like any other language where we have to write multiple pages for a single task. यहाँ पे हम लोग एक छोटे से कोड से बहुत सारा काम कर सकते हैं। प्लस ये सारे के सारे कोड्स इंटरप्रेट होते हैं। पाइथन एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स पे भी वर्क कर सकते हैं। प्लस सबसे अच्छी चीज़ जो पाइथन की है वो है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर। आपको पता ही है कि करंट सिनेरियो में अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँगा, तो अगर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है हम लोगों की वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो वो आजकल के जनरेशन में सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगी यूज़र की। इसीलिए एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है प्रोग्रामर्स के लिए एंड इसमें पाइथन एक काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पाइथन बिगिनर्स के लिए एक परफेक्ट लैंग्वेज है। परफेक्ट लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये अपने आप आपको एक ईजी सिंटेक्स प्रोवाइड कर रहा है पहले से ही, जिसमें आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना है कुछ। बहुत ही ईजी सिंपल सा सिंटेक्स होता है, आप बहुत ही ईजिली से इसको लर्न कर लेंगे। अब चलिए बात करते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन आया कहाँ से भाई, तो पाइथन की ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। पाइथन को बनाया था गिडो वान रॉसन ने 1991 में, जब वो वर्क कर रहे थे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड्स से। बेसिकली था कि भाई उस टाइम पे गिडो वान रॉसन अपनी एक टीम के साथ मिलकर एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जहाँ पर उनको कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिली। उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिमूव करने के लिए इन्होंने एक छोटा सा इंटरफेस बनाने की कोशिश करी एंड फाइनली इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी भाई, दैट वाज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस पाइथन के बारे में ना और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आप लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम था भाई, इनिशियली बहुत सारे यहाँ पे डाउट्स थे, अलग अलग हर कोई इसको नाम दे रहा था। बट उस टाइम पे गिडो वान ने भाई क्या करा, उस टाइम पे एक बीबीसी पे कॉमेडी सीरीज आती थी मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, तो वहाँ से इंस्पायर होकर के इन लोगों ने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया पाइथन। प्लस उसी सेम लैंग्वेज से इंस्पायर होकर के इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग के जो लोगो है, जिसमें आपको एक स्नेक, लाइक आपको 2 स्नेक्स दिखेंगे जो इंटरवीन्ड है, प्लस 2 आइज दिखेंगी आपको वहाँ पे, तो इन लोगों ने इस लोगो को बनाया वहीं से ही इंस्पायर होकर के। अब अगर मैं बात करूँगा भाई पाइथन की, तो पाइथन के जब कोड को बनाया जा रहा था इनिशियली, तब इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करा गया। फिर चाहे वो ABC हो, मॉड्यूला 3 हो, C++, एल्गोल,
स्मॉल टॉक, यूनिक्स शेल, बहुत सारी अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के कोड्स को यहाँ पे मर्ज करा गया। प्लस साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान दिया गया कि इसका जो सिंटेक्स हो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड यूज़र फ्रेंडली हो। इसीलिए पाइथन आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है, एंड पिछले कुछ सालों से तो वो भाई टॉप 5 लैंग्वेजेस में से हमेशा आती है। अब मैं बात करूंगा पाइथन के करंट टीम के बारे में भाई। तो करंट टीम में आज भी गिडोवन रॉसम इस टीम को लीड कर रहे हैं, एंड वही सेम इंस्टीट्यूट में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत सारे रिसर्चर्स एंड लाइक प्रोग्रामर्स के साथ इस पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स करे जा रहे हैं। पाइथन का जो सबसे पहला वर्जन था उसको लॉन्च करा गया था 1994 नवंबर में। सेकंड वर्जन लॉन्च करा गया था 2002 में, जिसको बोला गया था पाइथन 2.0। एंड देन उसके बाद जो लास्ट वर्जन रहा था पाइथन 2.0 का, दैट वाज 2.7.11। एंड उसके बाद पाइथन 3.0 रिलीज़ हुआ 2008 में। जब इन लोगों ने पाइथन 3.0 को 2008 में रिलीज़ करा था, तब यहाँ पे पाइथन ने बहुत सारे मेजर चेंजेस करे गए भाई। पाइथन को इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना दिया गया, इसमें इतनी ज़्यादा कोड मॉड्यूलरिटी ऐड कर दी गई कि अब भी करंट सिनेरियो में यूज़र्स के लिए सबसे ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक बन चुकी है। अब चलिए बात करते हैं फटाफट से पाइथन के फीचर्स के बारे में भाई। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके इसमें बहुत सारे प्रोज हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्स भी हैं, उसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फोकसेस के ऊपर कि भाई कहाँ कहाँ पे हम लोग को फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ ईजी टू लर्न। इट मीन्स इसका कोड एंड सिंटेक्स बहुत ईजी है, ईजी टू रीड भी है भाई ये, एंड ईजी टू मेंटेन। मतलब इसका कोड एंड सिंटेक्स इतना ईजी है कि आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख सकते हैं, बहुत ही ईजिली आप इसके कोड्स को रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एरर डिबगिंग और एरर जैसे टास्क को मैनेज करना भाई सबसे आसान काम होता है। और अगर मैं बात करूँगा कोड के पोर्टेबिलिटी की, तो बहुत ज़्यादा ईजिली हम लोग इनके कोड्स को एक मशीन से दूसरे मशीन में ले जा सकते हैं, हम लोग इनके कोड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड हम लोग इन कोड्स को किसी भी लेवल की एप्लीकेशन के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे वो एक छोटा सा स्मॉल लेवल कोई हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग टास्क हो या फिर एक लार्ज स्केल पे कोई मैन्युफैक्चरिंग टास्क हो। उसके अलावा पाइथन में एक बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी का सपोर्ट प्रोवाइड मिलता है हम लोगों को। तो इसका ये जो एक वास्ट लाइब्रेरी सपोर्ट है, ये इसको प्रोग्रामर्स के लिए ना एक बेस्ट लैंग्वेज बना देता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बहुत सारी लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन ऐड और रिमूव लाइब्रेरीज एज पर आर नीड। नेक्स्ट, पाइथन में दो मोड्स होते हैं भाई कोड्स को लिखने के या कोड्स के साथ वर्क करने के लिए। एक होता है इंटरैक्टिव शेल, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। जब भी हम लोगों को छोटे प्रोग्राम्स रन करने हैं, हम लोगों को डायरेक्टली शेल के साथ वर्किंग करनी है, हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरैक्टिव मोड का। जब भी हम लोगों को बड़े प्रोग्राम लिखने हैं या हम लोग जब नॉर्मल कोडिंग कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कोड लॉग्स आएंगे, उस कंडीशन हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट मोड का। नेक्स्ट, पाइथन जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज बहुत सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। जितने भी करंट सिनेरियो में वर्किंग डेटाबेसेस हैं, सबका सब सपोर्ट आपको पाइथन में मिल जाता है। एंड नेक्स्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट सपोर्ट्स GUI प्रोग्रामिंग। पाइथन में हम लोग GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। और वैसे बहुत सारे ग्राफिकल आपको कंपाइलर्स IDEs मिल जाएंगी पाइथन की, जहाँ से आप बहुत ही ईजिली कोड लिख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा पाइथन के कुछ हिस्ट्री के बारे में एंड बेसिक्स के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कोर लैंग्वेज के बारे में भाई, कि पाइथन लैंग्वेज की क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए भाई। सबसे पहली चीज़, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, उससे पहले हम लोग देखेंगे टोकन्स क्या होते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज की, हर एक लैंग्वेज के पास अपने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, जिसके बेसिस पर लैंग्वेज बनी होती है। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर जब भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी होगी, आपने देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाए गए थे अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया गया, देन हम लोगों को पैराग्राफ फॉर्मेशन सिखाया गया, राइट। एंड जब हम लोगों को सेंटेंस एंड पैराग्राफ फॉर्मेशन सिखाया जा रहा था, साथ ही साथ हम लोगों को बहुत सारे ग्रामर रूल्स भी पढ़ाए गए, जहाँ पे हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई गई, बताया गया नाउन्स क्या हैं, प्रोनाउंस क्या हैं, एडजेक्टिव्स क्या हैं, एडवर्ब्स क्या हैं, एंड सो ऑन। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, रूल्स पढ़े। उन्हीं सारे रूल्स को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टोकन्स। तो यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स हैं पाइथन में जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ये जो रूल्स को लिखने का मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। तो जब भी हम लोग किसी भी रूल को या टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका जो मेथड होगा वो मेथड बोला जाता है सिंटेक्स, कि किसी भी रूल या टेक्निक को लिखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टोकन्स के बारे में। टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 टोकन्स हैं पढ़ने के लिए, दैट इज कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंचुएटर्स। सबसे पहला टोकन हमारा कीवर्ड। अब देखिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने खुद के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ होता है उस प्रोग्रामिंग की कोर फंक्शनैलिटी के लिए। लाइक अगर मैं आपसे बात करता हूँ HTML की, तो आपने देखा होगा HTML में बहुत सारे टैग्स यूज़ हो रहे थे। लाइक वहाँ पे एक HTML टैग था, एक हेड टैग था, एक बॉडी टैग था, राइट।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम लोग वहाँ पे लिखते थे, जो हमारे कोड के स्ट्रक्चर का पार्ट होते थे। सिमिलरली पाइथन में भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे जिसके बारे में पाइथन को पहले से ही पता है, जिसकी मीनिंग पाइथन की लाइब्रेरीज में पहले से ही अवेलेबल है, जिसके बारे में कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को हमेशा बता दिया जाता है हर एक प्रोग्राम में कि भाई ये वर्ड्स क्या करेंगे। और इन सारे के सारे वर्ड्स का अपना कुछ ना कुछ काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा कि आपको पाइथन में सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है अपना नेम प्रिंट करने के लिए, वहाँ पर हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे, प्रिंट मेथड। आप नॉर्मली प्रिंट को ओपन करेंगे, अपना नाम लिख देंगे, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर रजत, एंड जैसे आप उसको रन करेंगे ना तो ये मेथड अपने आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि ये आपका नेम प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ये जो टर्म है प्रिंट, आप देख सकते हैं इस लिस्ट में, आपको ये वैसे यहाँ पे तो नहीं गिवन है बट ये भी एक टर्म्स में से एक है जो आपको मतलब एक टर्म है जो ऑलरेडी पाइथन को नोन है। ठीक है, तो इन टाइप के वर्ड्स जो और भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो पाइथन के नोन टर्म्स बन जाते हैं, जिनकी मीनिंग पाइथन के पास पहले से अवेलेबल होती है। तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ कीवर्ड। एंड इन कीवर्ड्स को हम लोग कभी भी एज अ वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। वेल पाइथन में कीवर्ड्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान है भाई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पाइथन की आईडी में जाना है, वहाँ पे लिखना है हेल्प ब्रैकेट में कीवर्ड्स। जैसे आप इतना टाइप करेंगे, जैसे ही आप इतना टाइप करेंगे ना, पाइथन अपने आप आपके लिए एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स शो कर देगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिखा रखे हैं, ये अभी पाइथन के कुछ लेटेस्ट वर्जन्स के अकॉर्डिंग है, 3.9.5 के अकॉर्डिंग पाइथन में कुछ इतने कीवर्ड्स हैं। ये आई गेस हम लोगों के पास 36 के अप्रॉक्स कीवर्ड शो कर रहा है। ठीक है, तो अप्रॉक्स अभी इतने कीवर्ड्स हैं, एंड कीवर्ड्स का नंबर जो होता है ये वर्जन टू वर्जन मॉडिफाई होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टोकन आता है दैट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा आजकल की रियल लाइफ सिनेरियो में हर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को वहाँ पे कुछ आईडी कार्ड चाहिए होते हैं, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि आखिरकार चीज़ है क्या। या फिर अगर मैं बात करता हूँ किसी भी ऐसी कांस्टेंट की या ऐसी किसी वैल्यू की जिसको हम लोग को स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में, तो भाई प्रोग्राम्स में वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर्स का। आप लोगों ने मैथ्स में ABCD एंड XYZ को बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, राइट? तो जितने भी हम लोग के ये ABC XYZ होते हैं, जिनको हम लोग मैथ्स में वेरिएबल्स कहते हैं, इन सारे वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एक टर्म दैट इज आइडेंटिफायर। ठीक है, तो आइडेंटिफायर भाई क्या है? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स दैट आर गिवन टू अ वैल्यू। लेट्स से आपने यूज़र को एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, आपने बोला एंटर अ पर्टिकुलर नंबर। अब जब यूज़र उस नंबर को एंटर करेगा तो उस नंबर को आप कहीं ना कहीं स्टोर भी कराएंगे, राइट? तो उस नंबर को स्टोर कराने के लिए आप वहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एंड इस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। लेट्स से मैं आपको क्या पे हिंट देता हूँ। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया a, जिसमें मैंने एक स्टोर कराया नंबर 10। तो अगर मैं इस वेरिएबल की बात करूँगा, ये जो मैंने a लिखा हुआ है वेरिएबल है यहाँ पे, ये इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे आइडेंटिफायर। अगर मैं बात करता हूँ इक्वल्स टू सिंबल की, तो ये जो इक्वल्स टू सिंबल है यहाँ पे, ये हमारे लिए बन जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड अगर मैं बात करता हूँ इस वैल्यू 10 की, तो ये हमारे लिए यहाँ पे एक बन गया लिटरल या फिर कांस्टेंट वैल्यू, जो अभी जाकर के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फाइन, सो दीज आर सम कंसेप्ट दैट वी नीड टू नो। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं नेम्स के लिए, हम लोग ऐसे किसी भी नेम को यूज़ नहीं कर सकते हैं भाई वेरिएबल के नेम के लिए। सबसे पहली चीज़, जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल का नेम पिक करेंगे तो वो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैरेक्टर्स का, डिजिट्स का, या फिर वेरिएबल्स का, या फिर इनमें से अंडरस्कोर्स का, या फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या क्या यूज़ होगा, तो यहाँ पे कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, अंडरस्कोर सिंबल एंड डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर को नंबर से या किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैरेक्टर और अंडरस्कोर, एंड उसके बाद ही हम लोगों को नंबर्स यूज़ करने चाहिए। कभी भी किसी वेरिएबल के नेम में हम लोग को इनिशियली नंबर्स का यूज़ नहीं करना है। एंड नेक्स्ट चीज़, अब हम लोग बात कर रहे हैं अगर वेरिएबल के नेम की, तो वेरिएबल के नेम में कभी भी स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, बिकॉज पाइथन आइडेंटिफायर्स आर रिस्ट्रिक्टेड कि यहाँ पे हम लोग किसी भी स्पेशल एंटिटी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ कीवर्ड कैन नेवर बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर और अ वेरिएबल। जब हम लोग बात करेंगे एक आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल की, इसमें हम लोग किसी भी कीवर्ड वैल्यू को यूज़ या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वैलिड हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं वैलिड हैं। अगर आप इस छोटी सी टेबल को देख रहे हो, तो आपको ये दो बॉक्सेस, सॉरी, अगर आप इन दोनों बॉक्सेस को देख रहे हो, तो ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये आपको कुछ वैलिड आइडेंटिफायर शो कर रहा है, वैसे रेड वाला जो बॉक्स है आपको कुछ ये इनवैलिड आइडेंटिफायर शो कर रहा है। चलिए देखते हैं क्यों वैलिड है एंड क्यों इनवैलिड नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले आइडेंटिफायर की, तो बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ कर रखे हैं, कैरेक्टर्स एंड नंबर्स यूज़ कर रखे हैं, एंड ये स्टार्ट नंबर से नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वैलिड वन। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँगा, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, वैलिड हो जाएगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, वैलिड हो जाएगा। प्लस हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी अदर सिंबल यूज़ नहीं करा है अंडरस्कोर के अलावा,
ठीक है, इसीलिए ये चारों के चारों टाइप्स वैलिड हैं। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी स्पेशल सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं एंड आप किसी भी नंबर से कभी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो गई। सिमिलरली आप किसी भी कीवर्ड को भी एज अ आइडेंटिफायर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज लिटरल्स। लिटरल्स के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हम लोग अपने प्रोग्राम में या तो यूज़र से फैच कर रहे होंगे, या तो हो सकता है कभी कभी हम लोग कुछ प्रीडिफाइंड वैल्यूज़ को यहाँ पे देते हैं। तो जितनी भी ये रॉ वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमारा प्रोग्राम वर्क करने वाला है, इन सारी रॉ वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। ये लिटरल्स टोटल 5 टाइप के होते हैं: स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, and then we have literal collections, and at last we have some special literals. सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपने लिटरल्स के टाइप में, डिटेल में थोड़ा जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपने स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में। स्ट्रिंग लिटरल्स वो वैल्यूज़ हैं जो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अब देखिए स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार में बताता हूँ, आप लोगों को हमेशा याद रखना है इसको। स्ट्रिंग मीन्स सेट ऑफ कैरेक्टर, एक ऐसी वैल्यू जो कैरेक्टर्स के सेट से मिलके बनी हो। कैरेक्टर्स में आ जाते हैं सारे के सारे अल्फ़ाबेट, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ऑल द सिम्बल्स एंड स्पेसेस। स्पेसेस में हमारा टैब स्पेस, एंटर, बैक स्पेस and normal space, everything is included already. Fine. So whenever we have a thing that is a combination of these few things, it will be termed as a string. Let's say I was writing a term like we are learning. So this thing that I have written just now, we are learning, it can be considered as a string by Python. ये क्या बन गई Python के लिए? string बन गई। या फिर let's suppose मैंने अपना name लिख दिया, राइट, तो इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंग। या फिर लेट सपोज कि आपने अपना स्कॉलर नंबर अपने नेम के साथ लिखा है, आपने कुछ भी डिटेल्स अगर लिखी हैं, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। लेट सपोज मैं किसी एड्रेस की बात कर देता हूँ, 123/4 5 XYZ एरिया, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी हमारे ये एड्रेसेस हो गए या सारी वैल्यूज़ हो गई, ये सबके सब क्या है भाई, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की हो गई। अब मैं बात करूंगा न्यूमेरिक लिटरल्स की, तो वो सारी वैल्यूज़ जिनमें नंबर्स ही यूज़ होंगे, कुछ और नहीं यूज़ होगा नंबर्स के अलावा, वो बन जाते हैं हमारे लिए न्यूमेरिक लिटरल्स। पाइथन में टोटल 3 तरीके के न्यूमेरिक लिटरल्स हैं: इंटीजर्स, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर्स आर द नॉर्मल नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ पे फ्रैक्शंस या डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स नहीं वर्क करता है। मतलब अगर मैं नॉर्मल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ 1 2 3 95 999, ठीक है, तो ये वैलिड वैल्यू, सर ये सारी की सारी वैलिड वैल्यूज़ है। बट अगर मैं बात करूँगा 9.5 की, 19.5 की या पाई की वैल्यू 3.14 की, तो ये वैलिड इंटीजर्स नहीं होंगे। अब चलिए बात करते हैं फ्लोट के बारे में कि फ्लोट क्या होता है। वो सारी की सारी वैल्यूज़ जिनमें डेसिमल पॉइंट लगा होता है, उनको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ फ्लोट वैल्यू। जिनमें भी हम लोग एक डेसिमल वाला डॉट लगाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 9.14, 3.14, 2.32, या ऐसे मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी जहाँ पे डॉट यूज़ हो रहा था सिंबल, ठीक है, जहाँ पे वैल्यूज फ्रैक्शन की तरफ जा रही थी, दीज आर कॉल्ड एज द फ्लोट वैल्यूज। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, आप लोगों को पता होगा हमारे पास एक स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहाँ पे हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं आई, जिसकी एक वैल्यू होती है √-1, और मैथ्स में हम लोग इस नंबर को बोलते हैं आयोटा, जो कि एक इमेजिनरी वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है। बेसिकली एक अनरियल वैल्यू होती है, दैट इज √-1। बट पाइथन में हम लोग इस लाइक आई का यूज़ नहीं करते हैं √-1 वाली वैल्यू के लिए। पाइथन में हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू यूज़ करते हैं जे। पाइथन में जो जे होता है ना, ये सेम वैल्यू कैरी करता है, दैट इज √-1। एंड पाइथन में भी हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग अपने नंबर्स को a+ij के फॉर्म में या ib के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो j है ये हम लोगों के वही आयोटा वाला वर्क कर रहा होता है, a हमारा रियल पार्ट होता है एंड b हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के लिटरल्स की। तो भाई नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं बूलियन लिटरल्स। बहुत सी बार बहुत सारी वैल्यूज़ सिर्फ ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होती हैं। अब इन ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यूज़ जो होती हैं, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं एज अ बूलियन लिटरल। जितनी भी वैल्यूज़ हमारी ट्रू या फॉल्स के टाइप की होंगी भाई, इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ बूलियन लिटरल। एंड देन नेक्स्ट वी हैव लिटरल कलेक्शंस। अब देखिए लिटरल कलेक्शंस क्या होता है। पाइथन में से बहुत सारे वैल्यू टाइप्स हैं जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और इस टाइप की वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं, वैल्यू टाइप्स को हम लोग कहते हैं लिटरल कलेक्शंस। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है एंड सेट है। ये कुछ डेटा टाइप्स हैं स्पेशल टाइप के जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट में आते हैं स्पेशल लिटरल्स। स्पेशल लिटरल्स जैसे कि नन। आप लोगों ने पाइथन में एक टर्म देखा होगा नन, बहुत सी बार पाइथन ये नन टर्म प्रिंट करता है।
तो ये जो नन है ना, ये एक स्पेशल टाइप का लिटरल है। ओके, सो दीज आर द लिटरल्स। ये सब कुछ ऐसी कॉन्स्टेंट वैल्यूज थी जो हम लोग अपने प्रोग्राम्स में इंप्लीमेंट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। अभी तक का तो मैं बता रहा था आप लोगों को प्रोग्राम में वैल्यूज कौन कौन सी इंप्लीमेंट होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम में ऑपरेशंस कैसे करने हैं, उसके लिए ऑपरेटर्स भाई क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, ऑपरेटर्स होते क्या हैं। जब भी हम लोग किसी भी दो वैल्यूज़ के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस ऑपरेशन के लिए जो यूज़ होने वाला सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। वेराज इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ऑपरेंट्स। दीज वैल्यूज़ विल बी कॉल्ड एज ऑपरेंट्स। और अगर मैं बात करूँगा इस सिंबल के बारे में, तो ये जो सिंबल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे ऑपरेटर। तो कुछ इसी तरीके से पाइथन में टोटल हम लोगों के पास 7 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जब भी आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आपको वैल्यूज़ को ऐड करना है तो आप प्लस का यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का, डिवाइड करने के लिए इस वाले सिंबल का यूज़ करेंगे आप, एंड मल्टीप्लाई करने के लिए आप एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करेंगे। इतना ही नहीं, आप पाइथन में वैल्यूज़ के लिए रिमाइंडर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड रिमाइंडर कैलकुलेशन के लिए आप परसेंटेज का यूज़ करेंगे। जस्ट लेट मी, हाँ, आप रिमाइंडर के लिए इस परसेंटेज वाले सिंबल का यूज़ करेंगे। इसको हम लोग पाइथन में बोलते हैं मॉड्यूलस या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर। लेट सपोज आपको पाइथन में 2 स्क्वायर कैलकुलेट करना था या 2 की पावर 10 कैलकुलेट करनी थी, तो आप यहाँ पे 2 को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, राइट। ईजीएस्ट अप्रोच क्या है, पाइथन में एक स्पेशल ऑपरेटर है हमारे पास, डबल एस्ट्रिक। ये डबल एस्ट्रिक क्या करता है, जो भी वैल्यू आप बाद में लिखोगे, ये फर्स्ट वाले नंबर के ऊपर एज अ पावर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख देता हूँ 3 डबल एस्ट्रिक 27, इट मीन्स मैंने लिखा हुआ है 3 टू द पावर 27। फाइन। नेक्स्ट वी हैव फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का काम होता है हमारी वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना। एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है, ये हमेशा फ्लोर में वैल्यू रिटर्न करता है। अब फ्लोर वैल्यूज़ क्या होती हैं, ज़रा एक बार एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए मैंने डिवाइड करा 3/2। जब मैंने 3/2 डिवाइड करा तो इसका जो आंसर आएगा रियलिटी में वो तो आएगा 1.5, राइट। बट अगर मैं इसको ऐसे करता 3/2, अब यहाँ पर जो मैं डिवीजन कर रहा हूँ, इट विल बी कॉल्ड एज द फ्लोर डिवीजन और इंटीग्रल डिवीजन। इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन में जहाँ पर ये वैल्यू लाई करती होगी 1.5, फॉर एग्जाम्पल ये रेंज में लाई करती होगी 1 और 2 के बीच में, राइट। तो यहाँ पे जो भी लीस्ट वैल्यू होगी वो लीस्ट वैल्यू पाइथन को मिल जाएगी। अब अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिखा होता -3/2, तो अगर मैं नंबर लाइन की बात करता हूँ तो नंबर लाइन में आई गेस -1.5 कुछ इस जगह पर लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए भाई क्या करेगा, ये वाला -1 नहीं देगा मुझे, ये -2 रिटर्न कर देगा। तो ये हमेशा क्या करेगा, नंबर लाइन में जो भी बॉटम साइड में वैल्यू लिखी होगी उसको रिटर्न करने का काम करता है। आप परेशान मत होइए, इन सारी कंसेप्ट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है हमारी इन कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। अभी हम आने वाली वीडियो में हम लोग इनके बारे में कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे एंड इनको डिटेल में इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स आते हैं रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जब भी हम लोगों को वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है, लाइक अगर हम लोग को वैल्यूज़ को इक्वालिटी के लिए चेक करना है, हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे। नॉट इक्वल के लिए चेक करना है, वी कैन यूज दिस सिंबल। अगर हम लोग को चेक करना है लेस देन इक्वल के लिए, तो ये वाला सिंबल यूज़ होगा। ग्रेटर देन इक्वल के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होगा। मोर देन के लिए ये वाला सिंबल, एंड लेस देन के लिए ये सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स जो क्या करते हैं भाई, वैल्यूज़ के बीच में रिलेशनशिप को चेक करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ना बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है हमारे पास वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं, मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट करूंगा, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारे के सारे ऑपरेटर्स के ऊपर ना एक डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब भाई देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग को मर्ज करके चेक करना है, तब हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। हमारे पास जनरली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नॉट ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब देखिए बिटवाइज ऑपरेटर्स भाई क्या होते हैं, जब भी हम लोग वर्क करना चाहते हैं अपने बाइनरी नंबर्स के साथ में, और हम लोगों को वैल्यूज़ भी चाहिए बाइनरी के फॉर्म में ताकि वहाँ पे वर्क करें, तो भाई बाइनरी नंबर्स के साथ वर्क करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स का। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब देखिए भाई मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जब भी हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर में एक भी दूसरी वैल्यू को चेक करना है, या फिर अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग के अंदर में किसी एक वैल्यू को सर्च करते हुए, तो हम लोग उस कंडीशन में यूज़ करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी
ये, एंड मैं बोल रहा हूँ ए एन रजत। इसका मतलब हो गया कि मैं आपसे चेक करने को बोल रहा हूँ, चेक करो कि क्या ये लेटर इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है। तो भाई मेंबरशिप ऑपरेटर ये इन क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या ये सब स्ट्रिंग या फिर ये टर्म इस मेरी मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ नॉट इन की, तो नॉट इन इसका जस्ट अपोजिट वर्क करता है, यानी अगर इन एग्जिस्टेंस को चेक करता है तो नॉट इन उस वैल्यू के एग्जिस्टेंस को नहीं होने पर ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। एंड लास्ट में हमारे पास आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का काम होता है ऑब्जेक्ट्स की मेमोरीज को चेक करना, ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वैल्यू स्टोर कर रखी है ए में 2 एंड सॉरी मेरे पास एक सेकंड वेरिएबल है बी जहाँ पे वैल्यू 3 है एंड मैं बोल रहा हूँ ए इज बी, तो ये चेक करेगा क्या ए एंड बी दोनों सेम मेमोरी रेफरेंस को शेयर कर रहे हैं या फिर दोनों एक सेम मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लास्ट चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, पंचुएटर्स। जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं बहुत सी बार हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, डैशेस लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं एंड फुल स्टॉप लगाते हैं। सिमिलरली जब हम लोग पाइथन में प्रोग्राम्स बनाते हैं तो ये कुछ ऐसे सिम्बल्स हैं जो मोस्टली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ब्रैकेट्स मोस्टली यूज़ होते हैं। इन सारी ही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं एज आर पंचुएटर्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। अब इस क्लास को लीव करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे के जाना चाहूँगा। एज आई टोल्ड यू गाइस जस्ट नाउ, हमारी आने वाली क्लास पूरी तरीके से ऑपरेटर्स पे बेस्ड रहेगी। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो आपको ना बस एक छोटा सा चार्ट लर्न करना है यहाँ पे, दैट इज़ ऑल अबाउट ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस। मतलब ये चार्ट आपको बताएगा कि किस सीक्वेंस में ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करा जाता है। अब जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ चार्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो ये जो चार्ट है इसमें जो सबसे पहले लिखी हुई ऑपरेटर यानी ये वाला ऑपरेटर, इसकी सबसे ज़्यादा हाई प्रेफरेंस होती है। पाइथन जैसे ही इस ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करता है ना अपने प्रोग्राम में, वो सबसे पहले उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इसी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करता है या फिर इसको ही यूज़ करता है एंड बाद में वो नॉर्मल सीक्वेंस में मूव करता है। ठीक है, तो आपको इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस को लर्न करना है ताकि हम लोग अपनी आने वाली क्लास में यानी कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगी उनमें हम लोग इन ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकें। प्लस अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिए इस वीडियो के नीचे। एंड मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक का देखा है, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस प्रेजेंटेशन स्लाइड की पीडीएफ आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के इस छोटे से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसको एज अ नोट्स या फिर अपने रेफरेंस के लिए आप रख सकें एंड आप इससे बहुत सारी चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकें। प्लस आने वाली वीडियोज़ में हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम्स एंड कंसेप्ट की वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक का सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड मैं आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट देता हूँ, एटलीस्ट 20 लाइक्स इस वीडियो में कर दीजिए। तो अगर मुझे 20 लाइक्स मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा एंड मैं आप लोगों के रेगुलर वीडियोज़ लाऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ सोशल मीडिया लिंक्स छोड़ के जा रहा हूँ। तो अभी तक का जितने भी बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे ज्वाइन नहीं करा है, आप लोग अभी जाके ज्वाइन करिए। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप विज़िट करके अपनी क्वेरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप हम लोगों को इन दोनों मेल एड्रेसेस में से किसी भी एक मेल एड्रेस पर जाके मेल कर सकते हैं एंड आपको हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की एंड आपकी क्वेरीज को आंसर करने की। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।